नमस्कार मित्रों। कल के व्याख्यान में हमने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यों एवं शक्तियों के संदर्भ में बात की थी। उसी कड़ी के तहत हम आज आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राजनीतिक कार्यपालिका एवं प्रशासनिक कार्यपालिका की। देखिए मित्रों, दो प्रकार की कार्यपालिकाएं सामान्यतः होती हैं। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी प्रशासनिक कार्यपालिका। ऐसा स्वरूप भारत में भी देखने को मिलता है और ब्रिटेन में भी ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। ये जो राजनीतिक कार्यपालिका होती हैं, इसके तहत हम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को मानते हैं, और जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती हैं उसमें ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जिसमें IAS, IPS, IRS अधिकारी, अगर भारत के संदर्भ में अपन बात करें तो देखेंगे। तो यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। अब आप लोगों को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रशासनिक कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका के सबऑर्डिनेट के रूप में काम करती है, यानी राजनीतिक कार्यपालिका के सहयोगी के रूप में प्रशासनिक कार्यपालक काम करते हैं। यानी जो मंत्री होते हैं उनके नीचे उनके विभागीय सचिव होते हैं, और उनके विभागीय प्रमुख जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी, वे सब राजनीतिक कार्यपालिका को सहयोग करने के लिए, उसको समर्थन करने के लिए और उनके सिद्धांतों, उनकी योजनाओं, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक रूप से कार्यरत रहते हैं। अब देखिए, लोक सेवक बोला जाता है प्रशासनिक कार्यपालकों को, लोक सेवक बोला जाता है, पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है इनको। और इनके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। पहला कि नीति निर्माण में सहयोग करना। आपको पता है, नीतियाँ संसद बनाती है, राज्य में विधानमंडल बनाता है, और उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की अहम भूमिका होती है। लेकिन उस नीति निर्माण के पीछे जो मुख्य सहयोग करता रहते हैं, जो पूरा खाका तैयार करते हैं, पूरा नीतियों का, पूरी योजनाओं का पूरा मॉडल तैयार करते हैं, वह प्रशासनिक कार्यपालकों के द्वारा किया जाता है। तो नीति निर्माण में सहयोग। दूसरा, नीति क्रियान्वयन में सहयोग। जब किसी विभाग के द्वारा नीति बन जाती है, योजनाएं बन जाती हैं, तो ये तो सर्वविदित है कि उनको लागू करने की जो जिम्मेदारी होगी, उनको लागू करने का जो अहम रोल होगा, वह प्रशासनिक कार्यपालकों का होता है। और ये प्रशासनिक कार्यपालक ऊपर से नीचे तक कड़ी के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। आपने देखा होगा, नीचे सबसे नीचे पटवारी से लेके और सबसे ऊपर मुख्य सचिव तक ये आपस में जुड़े रहते हैं, और कोऑर्डिनेशन के साथ, समन्वय के साथ ये काम करते हैं, और इससे वो नीतियों को क्रियान्वित करने में, नीतियों को सफल बनाने में कामयाब होते हैं, और राजनीतिक कार्यपालकों का इस दृष्टिकोण से वह सहयोग करते हैं। तीसरा, ये जो प्रशासनिक कार्यपालक होते हैं, ये मंत्रियों को परामर्श देते हैं, क्योंकि ये बुद्धिजीवी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अपने कार्य में दक्ष होते हैं, और ये लोग अपने उस दक्षता को अपने विभागीय मंत्रियों तक, दक्षतापूर्ण ज्ञान को अपने विभागीय मंत्रियों तक पहुंचाते हैं, और फिर वह आप लोगों के सामने इम्प्लीमेंट होकर योजनाओं के रूप में और जो अन्य जो कार्य हैं उनके रूप में समाज और जनता के सामने आते हैं। विधि निर्माण में सहयोग करते हैं। जो प्रशासनिक कार्यपालक होते हैं, वो विधि निर्माण में भी राजनीतिक कार्यपालिका का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं, और ये देखते हैं कि तात्कालिक समय में किन कानूनों की कितनी व्यापकता की आवश्यकता है, और कौन से कानून नए आने चाहिए, और कौन से कानून अब गौण हो गए तो उनको हमको हटा देना चाहिए। जैसे अपन देखा होगा, आपने संविधान संशोधन किए जाते हैं कई बार, तो संविधान संशोधन में भी आप इन प्रशासनिक कार्यपालकों के सुझाव को मुख्य भूमिका में मान सकते हो, क्योंकि ये सुझाव देते हैं। मानना नहीं मानना राजनीतिक कार्यपालिका पर निर्भर करता है, लेकिन ये अपने जो विवेक होता है, उस ज्ञान होता है, जो इनका
जो फील्ड का जो कार्य करने का अनुभव होता है, उसके आधार पर ये राजनीतिक कार्यपालिका को सुझाव देते हैं और काफ़ी हद तक इनके सुझावों का विधि निर्माण में बहुत सहयोग मिलता है। वित्त संबंधी कार्य, ये प्रशासनिक कार्यपालिका का ये बहुत बड़ा कार्य होता है। वित्त संबंधी कार्य कोई भी आपने देखा होगा कि चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो, चाहे रेवेन्यू टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो, या कोई जीएसटी हो या किसी अन्य प्रकार का कोई टैक्स हो, इन सब के कलेक्शन का जो जिम्मा होता है, जिम्मेदारी होती है, वो प्रशासनिक कार्यपालकों की होती है और प्रशासनिक कार्यपालक उसको स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट करके और उसको केंद्र तक, राज्य तक पहुंचाते हैं। तो और इसके अलावा जो वित्तीय जो स्वीकृतियां हैं, वो तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार जो मंत्रिपरिषद पारित करती है, उनको ये फील्ड में लागू करने का काम भी ये लोग करते हैं। कि जैसे मान लो आज 2000 करोड़ रुपए शिक्षा के दृष्टिकोण से खर्च करने, अब ये शिक्षा के मद में जो 2000 करोड़ रुपए आए, इनको किस जगह और किस प्राथमिकता से खर्च करना है, ये पूरा एजेंडा, पूरी जो योजना जो बनाई जाती है, वह इन प्रशासनिक कार्यपालकों के द्वारा बनाई जाती है। तो वित्त संबंधी कार्य में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला जो बिंदु है, मंत्री लोग प्रशासनिक अधिकारियों की कुशलता से लाभान्वित होते हैं। आज आपने देखा होगा कि बहुत से मंत्री अपने कार्य में इतने दक्ष नहीं होते, इनको इस प्रकार की कुशलता नहीं होती किसी क्षेत्र विशेष। जैसे बहुत से लोग वित्त मंत्री बन जाते हैं, लेकिन उनको वित्तीय कार्य की इतनी अच्छी जानकारी नहीं होती। जैसे बहुत से मंत्री रक्षा से संबंधित विभाग उनको मिल जाता है, लेकिन उनको रक्षा से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी नहीं होती। तो ये सब जानकारियाँ उनको प्रशासनिक कार्यपालकों के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है और उनको बताया जाता है समय समय पर, और इससे काफ़ी हद तक राजनीतिक कार्यपालकों को, मंत्रियों को, इनको लाभ होता है। अब प्रशासनिक कार्यपालिका के लक्षण क्या होते हैं? देखो, कुछ लक्षण प्रशासनिक कार्यपालिका के होते हैं, वो आप लोगों को यहाँ समझना होगा। एक तो ये विशेषज्ञ होते हैं, कोई IITN होता है, कोई प्रबंधन से सब जुड़ी हुई डिग्रियाँ लिए होता है, कोई वकील प्रोफेशन से होता है, कोई प्रोफेसर होता है। तो काफ़ी अलग अलग फील्डों से ये लोग आते हैं और ये अपने प्रशासनिक कार्य में दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं, विशेषज्ञ माने जाते हैं, और ये उस प्रकार की इनको मंत्री लोगों को और राजनीतिक कार्यपालकों को समय समय पर अपने सुझावों के माध्यम से बताते रहते हैं कि हमको आगे किन योजनाओं में किन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी जो विशेषता, जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता भी कही जा सकती है, कि यहाँ लोक सेवक राजनीतिक रूप से तटस्थ होते हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि सरकारें बदलती रहती हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें आती रहती है और जाती रहती है, लेकिन आपने देखा होगा कि वही प्रशासनिक अधिकारी जो कल तक बीजेपी सरकार में बीजेपी के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के आदेशों और निर्देशों को मान रहा था, उनका अनुपालन कर रहा था, वहीं सत्ता बदलने के बाद में कांग्रेस के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों और उनके नेताओं के आदेशों और उनकी बातों को मानने लगता है। यानी यहाँ कोई भी प्रशासनिक जो कार्यपालक होता है, वो राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता किसी दल से, चाहे वो बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी या राजद या कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी दल हो, किसी भी दल से उसका कोई जुड़ाव नहीं होता है। ये बिल्कुल पूर्णतया राजनीतिक रूप से तटस्थ होते हैं। इनके लिए कोई भी दल की सरकार आए, कोई भी दल की सरकार जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए तो कोई कहावत है कि कौ नरक होए हमें कहानी, इनको कोई भी राजा हो, इनको कोई उससे लेना देना नहीं होता। ये तो यह है कि ऊपर से जो आदेश मिलेगा जिस भी सरकार का हो, उसका अनुपालन करना, उसको क्रियान्वित करना, उसको लागू करना इनकी जिम्मेदारी होती है और वो इसको बखूबी निभाते। अगर अमेरिका के दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका में राजनीतिक तटस्थता नहीं पाई जाती। वहाँ जो कार्यपालक होते हैं, जो लोकसेवक होते हैं,
वो राजनीतिक रूप से जुड़े रहते हैं और दलों के साथ जुड़े रहते हैं, और उसका काफ़ी खामियाजा वहाँ की शासन व्यवस्था को भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई लोक सेवक किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाता है तो उसकी निष्ठा दूसरे दल के प्रति उस प्रकार की नहीं रहती जिस प्रकार की राजनीतिक तटस्थता वाले देशों में या व्यवस्था में देखी जाती है। तो भारत इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति में है और यहाँ राजनीतिक तटस्थता पाई जाती है लोक सेवकों की। लोक सेवक किसी भी दल से जुड़ाव नहीं रखते। तीसरा जो बिंदु है, लोक सेवा में स्थायित्व होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नेता तो हर 5 साल में बदल जाते हैं। जो आज हो सकता है मंत्री हो, कल अगले चुनाव में हो सकता है वो हार जाए या उस दल की सत्ता ही नहीं आए, उस दल की सरकार ही नहीं बने, तो उसको तो पद का त्याग करना पड़ेगा हर 5 साल में। लेकिन लोक सेवक ये एक बार बन जाते हैं तो लगभग ये मान के चला जाता है कि सेवानिवृत्ति की आयु तक, यानी 60 वर्ष तक तो वो अपने पद पर रहेगा। तो ये इनके पद में स्थायित्व होता है, ये स्थायी होते हैं कि एक बार लोक सेवा में चयनित होने के बाद में जब तक वो सेवानिवृत्त नहीं हो जाए तब तक वो स्थायी रूप से अपने पद पर बने रहते हैं। जबकि इस दौरान कई राजनीतिक दलों की सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, और इनमें राजनीतिक कार्यपालिकों में स्थायित्व नहीं होता, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिकाओं या प्रशासनिक कार्यपालकों में स्थायित्व देखा जाता है। हाँ, अगला जो बिंदु है, लोक सेवकों का अनुत्तरदायित्व। हाँ, ये बात आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कर लेनी चाहिए। देखिए, जितना भी प्रशासनिक काम होता है, विभागीय काम होता है, वो मुख्यतः लोक सेवकों के ही द्वारा किया जाता है, लेकिन वह उस विभागीय प्रमुख की छत्रछाया में विभागीय प्रमुख की अनुमति से विभागीय प्रमुख के निर्देशों से किया जाता है। यानी उस विभाग के जो मंत्री महोदय होते हैं उनके निर्देशों से, उनके मार्गदर्शन में किया जाता है। तो कोई भी काम सही हो या गलत हो, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व तो उस मंत्री का होता है, उस विभागीय प्रमुख का होता है। इसमें लोक सेवकों का कहीं कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, यानी उन कार्यों से इनका कोई सरोकार नहीं होता। हालांकि ये लागू करते हैं उनको, और कई बार योजनाएं फेल भी हो जाती हैं, कई बार योजनाएं असफल भी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ उत्तरदायित्व उस विभाग के प्रमुख यानी उस मंत्री का माना जाएगा, क्योंकि उन्हीं के निर्देशों पे, उन्हीं के इशारों पे, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये काम किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से लोक सेवक अनुत्तरदायी होते हैं, उनकी कोई ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, यूँ व्यवहारिक रूप से देखा जाए। और वैसे देखा जाए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन यूँ इस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती जिस प्रकार की मंत्रिपरिषद या उस विभाग के प्रमुख मंत्री की होती है। तो मित्रों, प्रशासनिक कार्यपालिका और जो राजनीतिक कार्यपालिका, उसमें काफ़ी सामंजस्य होता है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं, या यूँ कह दीजिए एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, एक के बिना दूसरा के माध्यम से कार्य करना संभव नहीं है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा प्रशासनिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका का अंतर। अब हम इससे आगे की बात आगे की व्याख्यान में करेंगे। यदि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।